इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। क्योंकि आज का टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो यह जीएस पेपर 3 में कवर होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है। उसके बाद जानेंगे डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल में क्या प्रावधान है। उसके बाद केंद्रीकृत डीएनए डाटाबेस की जरूरत क्यों है, इस विधेयक के लाभ, हानियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। इसके अलावा भी सेशन के बीच में आपके लिए एक प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाल ही में एक वेबिनार आयोजित किया गया है डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल के ऊपर, जिसका टाइटल रखा गया था डीएनए डाटाबेस कैन कीप रिपीट ऑफेंडर्स ऑफ स्ट्रीट्स। यह इसका टाइटल था। यह एक्ट दक्षिण अफ्रीका में भी अभी हाल ही में पारित किया गया है। इससे पहले काफी समय से कोशिश चल रही है कि भारत में भी कुछ ऐसा एक्ट आए जिससे डीएनए प्रोफाइलिंग के ऊपर, और यूएसए में ऐसा एक्ट 1994 में ही आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कि डीएनए रेगुलेशन एक्ट के बारे में जानते हैं। क्योंकि आज हम पूरे सेशन में डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए की फुल फॉर्म है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह एक तरह का हेरिडेटरी मटेरियल होता है जो हम सबको अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलता है। ये हमारी बॉडी सेल्स में होता है, जैसे कि हमारी बॉडी सेल का जैसे एक बॉडी सेल है, जैसे ये इसमें जो ये न्यूक्लियस है इसमें भी जो है डीएनए होता है न्यूक्लियस में। इसके अलावा यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे सेल में, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, इसमें भी डीएनए मौजूद होता है। तो डीएनए जो है न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें 4 केमिकल बेसिस होते हैं, जैसे कि आप ये लाइंस बीच में देख पा रहे हैं। तो ये 4 केमिकल बेसिस होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन। ये 4 तरह के केमिकल्स होते हैं। हम सबका डीएनए लगभग 99% सेम होता है, पर जो 1% जो से अलग होता है, सबका अलग होता है, वो ये जो हमारे केमिकल का बेसिस है, इनका ऑर्डर अलग अलग होता है। तो इससे हम व्यक्ति की एक पहचान, यानी कि व्यक्ति के बारे में हर एक चीज उससे पता चल जाती है। जो 1% ये डिफरेंस है इसका ऑर्डर, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का जो ऑर्डर है वो है A T C G T T, यानी कि एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ग्वानाइन, फिर उसके बाद 2 बार थाइमाइन। तो ऐसे व्यक्ति की आंखें नीले रंग की होती हैं। तो इस बेसिस पे जब हम किसी की प्रोफाइल इस तरह से निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। तो इस तरह की डीएनए प्रोफाइलिंग कई बार जो है कई अथॉरिटीज वगैरह द्वारा यूज की जाती है। जैसे कोई क्राइम होता है तो उसमें क्रिमिनल की पहचान के लिए तो इस तरह से ये डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसके लिए एक एक्ट है ताकि लोगों की निजता भी सुरक्षित रहे, और उसके अलावा जो है इस पे अगर ये हो जाता है लागू तो इससे जो है आगे बहुत फायदे हो सकते हैं कि जल्दी से जल्दी केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इस तरह के फायदे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम कि एक्ट में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर डीएनए के डाटा बैंक्स बने और उसमें अलग अलग उसको जो है उसके इंडेक्स बनाए जाएं। जैसे क्राइम सीन का अलग इंडेक्स बनाया जाए कि ये क्राइम सीन्स के हैं, सस्पेक्ट और अंडर ट्रायल के ऑफेंडर्स इंडेक्स। इसके अलावा मिसिंग पर्सन का इंडेक्स, क्योंकि मिसिंग पर्सन्स का जो है उनकी जानकारी निकालने के लिए भी डीएनए का यूज किया जाता है। उसके बाद डिजीज्ड पर्सन्स, यानी कि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिल जाती हैं कई बार, उनकी पहचान किस तरह से होती है, डीएनए के थ्रू ही होती है। तो एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड का गठन भी किया जाएगा इसके अंतर्गत। उसके अलावा डीएनए सैंपल को एनालाइज करने वाली लैब्स का बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना भी जरूरी होगा इसके अनुसार।
यानी कि वो जब तक उनको मान्यता नहीं मिलेगी तब तक वो इस पे आगे प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते। उसके बाद डीएनए सैंपल को कलेक्ट करने से पहले व्यक्ति की लिखित अनुमति का प्रावधान, यानी कि जिसका भी डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाएगा उसकी पहले लिखित अनुमति ली जाए, उसके बाद किया जाए। हालांकि ऐसे मामलों में जिनमें 7 साल से अधिक या की जेल या मौत की सजा का प्रावधान है, उनमें अनुमति की जरूरत नहीं है। लोग जिनकी डीएनए प्रोफाइलिंग शक के आधार पर तैयार की जा रही है, कई लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं, केवल शक के आधार पर उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है, तो ऐसे लोगों को कोर्ट ऑर्डर के बाद उसे हटाए जा, यानी कि ताकि उनकी जो है निजता वो सुरक्षित रहे। क्राइम सीन और मिसिंग पर्सन इंडेक्स प्रोफाइल को लिखित निवेदन पर हटाने का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। तो ये थे हमारे कुछ एक्ट्स के अंदर जो प्रावधान है वो थे। अब जान लेते हैं कि केंद्रीकृत डाटाबेस, डीएनए डाटाबेस की जरूरत क्यों है। देश की न्याय व्यवस्था में सुधार कर रहा इस बिल का जो मकसद है कि ताकि न्याय व्यवस्था में सुधार हो, ताकि जल्दी से जल्दी केसेस सॉल्व हो। और इसके अलावा डीएनए एनालिसिस एक बहुत ही उपयोगी और एक्यूरेट तकनीक है, क्योंकि इससे केसेस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएसए में ये तकनीक 1994 से है, तो वहां पर केसेस आपने देखा ही होगा कि किस तरह से वो लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो वो लोग इसी तकनीक का जो है यूज करते हैं। उसके बाद जैसे कोई क्राइम का सीन है, वहां पर बहुत सारे सैंपल्स मिलते हैं, जैसे बाल का सैंपल हो गया या फिर कपड़ों पे ब्लड का स्टेन है उसका सैंपल हो गया। तो उसके थ्रू जो है अगर हम उससे डीएनए प्रोफाइलिंग करें तो उससे मामलों को सुलझाने में आसानी होगी। इसके अलावा डीएनए तकनीक का क्राइम की इन्वेस्टिगेशन, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की पहचान और माता पिता की पहचान, तो आप देख सकते हैं कि डीएनए से किस तरह से, केवल एक डीएनए प्रोफाइलिंग से किस तरह से केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। न्याय दिलाने में शीघ्रता भी इससे मिलेगी और जो दोष सिद्धि है उसमें भी इजाफा होगा। यहां पे हम आंकड़े देख लेते हैं एनसीआरबी के। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश को 8वीं रैंक दी गई है जो यौन शोषण के मामलों में। तो अगर ये डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाती है तो जो भी केसेस हैं जो रह जाते हैं सॉल्व हुए बिना, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर बच्चों के खिलाफ जो हैं काफ़ी देखे गए हैं इसमें मामले। तो 50% जो केसेस थे वो माइनर गर्ल्स के थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस विधेयक के लाभ क्या हैं। इससे निजता की सुरक्षा होगी, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति का उसके अनुमति से ही उससे साइन करवा के उसके बाद उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी निजता भी सुरक्षित है, और जब तक उसकी लिखित मांग नहीं होगी उसके बिना वो जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसका उपयोग जो है राष्ट्रीय हित में भी किया जा सकता है। डीएनए पैटर्न डीएनए बैंक में सुरक्षित है, तो इस लिहाज से राष्ट्रीय हित में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सरकार के नियामकीय निकाय के तहत प्रोफाइल्स सुरक्षित हैं। तो ये थे इसके लाभ। अब देख लेते हैं कि इसकी हानियां क्या क्या हो सकती हैं। इसकी हानियों में हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर समुदाय को अगर डीएनए प्रोफाइलिंग के तहत हम ये कह दें कि ये समुदाय ही ऐसा है या फिर ये ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, तो ये कहीं ना कहीं एक समाज के लिए बहुत धब्बा टाइप हो जाता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करते हैं। तो डीएनए प्रोफाइलिंग का एक ये भी नुकसान हो सकता है। उसके अलावा कि अगर डीएनए प्रोफाइलिंग को यूज़ किया जाए, इसमें जो है केवल जो है उसकी अनुमति के साथ ही उसको यूज़ किया जाए, तो इसमें मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। और इसके अलावा व्यक्ति के डीएनए से कि उसकी बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो पहुंच सकती हैं आगे, तो इसमें व्यक्ति के डीएनए और शरीर की जानकारी सरकार के पास पहुंच जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। उसके अलावा इसका उपयोग आपराधिक मामलों में भी किया जा सकता है, सिविल मैटर्स में किया जा सकता है, जैसे पैटर्निटी चेक, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इनका दुरुपयोग हो सकता है। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जाति या समुदाय आधारित
कि किसी समुदाय को टारगेट करना, तो ये सामाजिक तौर पे सही नहीं है। अब जान लेते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। डीएनए प्रोफाइल को केवल व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, उसकी अन्य जानकारियों के लिए नहीं। केवल उसकी पहचान के लिए अगर वो यूज किया जाएगा तो ये बेनिफिशियल रहेगा। अगर और जानकारियों के लिए यूज किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए भी जो है सही नहीं है और प्रशासन के लिए भी सही नहीं है। सरकार द्वारा निजता का हनन ना होने का आश्वासन, अगर ये आश्वासन सरकार दे देती है तो ये बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद इसका उपयोग लोगों के हित के लिए होना चाहिए। उसके बाद सुरक्षा पर प्राथमिकता से ध्यान देने की भी बहुत जरूरत है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। अब है आपके लिए प्रश्न, पर हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे सेशन के बीच में भी एक प्रश्न पूछने वाली हूं, तो चलिए अब वो मैं आपसे पूछ लेती हूं। वो प्रश्न है कि 2019 में लोकसभा में ये बिल जो है वो लाया गया था, उस दौरान एक स्टैंडिंग कमेटी को जो है ये सौंपा गया था। उस स्टैंडिंग कमेटी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके अलावा एक और प्रश्न है, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल के प्रावधानों के आलोक में इसके लाभ और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।